इस वीडियो में हम CDP टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के 30 अति महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं, जिसमें पहला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। यहाँ पे बात चल रहा है CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे बोलते हैं CCE। इसको कौन सपोर्ट करेगा ये पूछा गया है। सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो JNA, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो हो सकता है, लेकिन तीसरा ऑप्शन देखते हैं मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, ये भी नहीं होगा। मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, ये भी नहीं होगा। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं जो असर्शन और रीज़न पे बेस्ड है, कारण और कथन वाला, जिसको पढ़ते हैं। इसका भी कथन है शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसका कारण है समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। देखो ये भी सही है, लेकिन क्या है, दोनों अलग अलग बात हो गया ना, तो ऐसा क्या होगा, इसमें आंसर क्या होगा, दूसरा AR दोनों सही है, लेकिन AR की सही व्याख्या नहीं करता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बताते हुए अवि कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है। अवि अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है। इसमें ऑप्शन है किस्मत, ऐसा बात है क्या, बिल्कुल नहीं। कार्य कठिनाई, बिल्कुल नहीं। कोशिश की कमी, बिल्कुल नहीं। योग्यता का अभाव, अपनी एबिलिटी, अपना योग्यता के बारे में बात चल रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, लैक ऑफ एबिलिटी, योग्यता का अभाव। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। तो कहाँ कर पाएगा, गलत हो गया। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना पढ़ने में सही लग रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना, नहीं। लेव वाइगोस्की इसके फोल्डिंग की बात करते हैं, जिसमें टेम्पररी सहायता देते हैं उसको, टेम्पररी हेल्प। चौथा ऑप्शन है छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सकें, नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ये आपको बताना है। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं, ऐसा कहना गलत होगा, ठीक है। देखो ज्ञान होता है अच्छी बात है, लेकिन प्राथमिक स्रोत होते हैं ऐसा कहना सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं, सही हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं, ऐसा नहीं करते। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। द टीचर सर्व्स एज अ फैसिलिटेटर, ये फैसिलिटेटर वर्ड याद रखना है, इस पर कई बार सवाल आ चुका है और आते रहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संबंधित करते हैं, ऐसा कहा है क्या, नहीं। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, हाँ। मल्टीपल इंटेलिजेंस का बात हुआ है, 8 प्रकार की बुद्धि बताया है, तो ये आंसर सही हो सकता है। लेकिन हम अगला सवाल ऑप्शन देखते हैं। बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है, नहीं, सिंगल एंटिटी नहीं है। बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है, ऐसा भी नहीं है। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। इसका देखो ऑप्शन क्या है, क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित, एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड और सिंबल बेस्ड, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है जो अभिकथन और कारण पे बेस्ड है, इसको देखते हैं। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए, एकदम करेक्ट बात है। उसके बाद कारण है इसका संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। मतलब A और 2 दोनों सही हैं और AR की व्याख्या करता है, ऐसा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन A। AR दोनों सही हैं, AR की सही व्याख्या करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा गया है डेवलपमेंट के बारे में।
विकास एक असतत प्रक्रिया है, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। हाँ, स्पाइरल होता है और लीनियर नहीं। यहाँ पे देखिए, इंग्लिश भी देख लेना, डेवलपमेंट अकर्स इन अ स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर। तो ये इसका राइट आंसर लग रहा है। अगला ऑप्शन पढ़ के देखते हैं, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, नहीं, इंटर रिलेटेड होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? पूछा गया है लेव वाइगोस्की के अनुसार। अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। आत्मवाक के प्रयोग द्वारा, हाँ, इनर स्पीच। लेव वाइगोस्की इनर स्पीच की बात करते हैं, तो ये राइट आंसर हो सकता है। अगला ऑप्शन है संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा, नहीं। खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा, नहीं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? ये आपसे पूछा गया है। व्याख्यान विधि, नहीं। वीडियो दिखाना, नहीं। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, नहीं। निर्देशित खोज, गाइडेड डिस्कवरी, गाइड करके बच्चों को खुद खोजने दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है वाला सवाल है। इसको एकदम ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है। देखो, जो निगेटिव रहेगा वहीं इसका आंसर हो जाएगा। रटने व दोहराव, यही क्या है? निगेटिव लग रहा है, राइट आंसर हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, स्मृति सहायक विधियाँ, नहीं, ये इसका राइट आंसर नहीं। ये जो पॉजिटिव है वो निगेटिव का आंसर नहीं हो सकता, ऐसा इसको सॉल्व करना है। संकल्पना चित्रण, अच्छी बात है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा क्या? नहीं। विस्तृत दोहराव, नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो निगेटिव वर्ड है, रटने व दोहराव। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? आलोचनात्मक सोच पूछा गया है, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं, यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, नहीं है पूछा गया है, तो ये तो है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या? नहीं। दूसरा ऑप्शन है, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। खुला प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन, फैक्ट पे बात नहीं करता, ये गलत लग रहा है और पूछा गलत है, इसलिए इसका सही आंसर बी हो सकता है, दूसरा हो सकता है। लेकिन तीसरा ऑप्शन भी देखते हैं, इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, नहीं। देखो, ये क्या है? आलोचनात्मक चिंतन के बारे में बात है, आलोचनात्मक सोच से रिलेटेड सवाल है, उसके हिसाब से तो सही है, लेकिन सही नहीं है पूछा है। चौथा ऑप्शन, यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। हाँ, आलोचनात्मक चिंतन वाले जो प्रश्न हैं वो समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देते हैं, लेकिन हमसे नहीं पूछा है, तो नहीं में क्या है? जो निगेटिव रूप से आंसर है वो है ऑप्शन 2, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, फैक्चुअल बेस्ड, ऐसा नहीं है। तो जो नहीं है वहीं इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो फिर अभिकथन और कारण वाला सवाल है। इसमें अभिकथन है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। अब बताओ, ये तर्क क्या है? सही है कि गलत है? बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। कारण क्या है? कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। केवल, जहाँ पे केवल दिखे निगेटिव वर्ड, और केवल इसी के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है, ऐसा बात नहीं, ये तो पूर्ण रूप से गलत है। तो इसमें सिर्फ ए सही है, दूसरा गलत है। ऐसा ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत। नहीं, ये तो 4 में कहाँ है? ये ऐसा ऑप्शन किस में है? ऑप्शन 3 में है। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन स्ट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? अब देखो, अब ये अहम केंद्रियता को दिखा रहा है, वस्तु स्थायित्व या संरक्षण या समायोजन। सवाल को तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है, ये किसके बारे में बात चल रहा है? एसिमिलेशन। वो क्या है? एसिमिलेट कर लिया है, समायोजन कर लिया है इस चीज़ का, इसीलिए वो दूसरे नस्ल के जानवर को देख के भी उसको कुत्ता ही समझ रहा है। ये क्या है? एसिमिलेशन।
समायोजन, एक और होता है यहीं पे अकोमोडेशन, जहाँ पे हम चेंज कर देते हैं अपने स्कीमा में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के खालिस्तान का निर्धारण करती है। अब बताओ, आनुवांशिकता हेरिडिटी टोटली डिटरमाइन एन इंडिविजुअल पूर्ण रूप से किस चीज़ का निर्धारण करती है, ये आपको बताना है। तो देखो, सेक्स, हाँ सेक्स का तो करती है, मेल होगा या फीमेल होगा। जेंडर, अब जेंडर जहाँ पे बात आ गया, जेंडर टर्म सोशलिटी पे भी बेस्ड होता है ना। उसके बाद तीसरा है शैक्षणिक सफलता, इसको कहाँ डिटरमाइन करेगा। उसके बाद सीखने की शैली, इसको भी डिटरमाइन नहीं करेगा। और जेंडर क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, इसीलिए जेंडर भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ये होगा सेक्स, जो लिंग निर्धारण करेगा, महिला या पुरुष। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सिर्फ एक, ऐसा ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी असर्शन और रीज़न वाला सवाल है, जिसमें असर्शन अभिकथन है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभा भागिता को सुनिश्चित करना। एकदम करेक्ट बात है भाई, बच्चे अगर उसमें प्रतिभागी बन रहे हैं और हम उसकी आवाज़ को महत्व दे रहे हैं, इससे अच्छा बात क्या ही होगा। मतलब ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहराव व बारंबार किए जाने वाले व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है, ये आपसे पूछा गया है। स्वलीन क्रम विकार के, अब देखो ये क्या है, एक प्रकार का डिसऑर्डर है ASD, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इंग्लिश साइड भी देख लिया करो कभी क्वेश्चन का। तो यही इसका क्या है, दोहराए बारंबार किए जाने वाले व्यवहार का विशिष्ट पहचान किसका है, ASD का है, स्वलीन क्रम विकार का। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब, कब करते हैं ये आपको बताना है। गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, बिल्कुल सही तो लग रहा है, लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं। अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, नहीं। ऐसा करेंगे तो फिर वो शामिल कहाँ महसूस करेंगे। उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है, भाई ऐसे में बच्चे कहाँ उसमें शामिल हो पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है, उनके कॉन्टेक्स्ट में होती हैं। बच्चे अगर गांव का है तो गांव से संबंधित गतिविधि करेंगे, ये नहीं कि अमेरिका फ्रांस का वहाँ पे एक्टिविटी करने लग जाएंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयाँ वाले बच्चों में, जो सीखने में अक्षम हैं, कठिनाइयाँ महसूस करते हैं, ऐसे बच्चों में क्या होता है, ये आपको पूछा गया है। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के बारे में ये सवाल है, ये आपको बताना है। नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, नहीं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, नहीं। एक जैसे दिखने वाले अक्षरों और वर्णों को लेकर भ्रम होता है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बात सीखने में कठिनाइयों के बारे में बात चल रहा है ना। तो ये इसका आंसर हो सकता है। अगला ऑप्शन है मानव बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है, ऐसा नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है खालिस्तान कहलाता है। निगमनात्मक अवधि, नहीं। सहज काल, नहीं। मूल काल, नहीं। संवेदनशील अवधि, ये क्या है, सेंसिटिव पीरियड है, तब तो उसको ये सब महसूस होता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं, बताओ। इसे क्या बोलते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता बोलते हैं, या जेंडर भेदभाव बोलते हैं, जेंडर पहचान बोलते हैं, या जेंडर प्रारूप बोलते हैं। सिंपल इसे क्या बोलते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता। इंग्लिश में देखा जाए तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स। राइट आंसर विल बी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा से सवाल है ये, इसको देखते हैं। विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं, नहीं। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल है। सभी बच्चे कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल है, ये इसका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है।
विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है? नहीं। सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षण शास्त्र अपनाएं? नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुँच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जिसमें बच्चे सोच सके, अपना पूरा दिमाग उसमें लगा सके, ऐसे सवाल पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इससे क्या मिलता है टीचर को ऐसा पूछ के? ये पूछा गया है। तो अपने बेसिस पे ये आंसर करना है आपको, क्योंकि आप एक खुद टीचर बनने जा रहे हैं। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना? नहीं। छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का अवलोकन करने के लिए? नहीं। उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए? बहुत प्यारा तो लग रहा है ये बात। अगला ऑप्शन है छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना? नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए। इंग्लिश में देखा जाए तो टू प्रमोट हायर लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में पूछा गया है? सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में। अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है? बिल्कुल नहीं, गलत बात। अधिगम केवल वाले को तो अभी से काट देते हैं। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो केवल अवलोकन के माध्यम से होता है। निष्क्रिय भी कितना निगेटिव शब्द है। बचा एक ही ऑप्शन। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन 4 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो असर्शन और रीज़न पे बेस्ड है, अभिकथन और कारण पे बेस्ड है। जिसमें अभिकथन है जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक में ऐसा नहीं करते हैं। सही बात है, सभी में विकास की गति भिन्न भिन्न होता है ना। कारण क्या है? विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है ना। ये क्या है? भिन्न हो सकता है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? बोल रहा है कि बच्चे का लंबाई पहले 2 फीट का था, अब 3 फीट का हो गया, और वजन में वृद्धि पहले 5 किलो का था, अब 7 किलो का हो गया। किसका उदाहरण है? मात्रात्मक परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि मात्रात्मक मतलब हम उसको नाप तो हो सकते हैं। गुणात्मक परिवर्तन है क्या? जी नहीं। भावात्मक परिवर्तन हो नहीं सकता, संज्ञानात्मक परिवर्तन हो नहीं सकता। ये क्या है? क्वांटिटेटिव चेंज, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, तब ना पता चल रहा है 3 किलो से 5 किलो हो गया, 5 किलो से 7 किलो हो गया, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मात्रात्मक परिवर्तन, ऑप्शन 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? ये बताना है आपको। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सामाजिक सरोकार और विवेक? नहीं। नैतिकता का विरोधाभास? व्यक्तिगत अधिकार और लोकतांत्रिकता? हो सकता है, एक पल के लिए हो सकता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता? नहीं। यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय? नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? यही नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर होगा। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो मोरालिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड ऑफ डेमोक्रेटिकली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बात यहाँ पे चल रहा है प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रन। इसके बारे में जो सही है उसका आपको चयन करना है। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं? ऐसा नहीं, ऐसा कहना गलत है। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता सभी क्षेत्रों में करें, जरूरी नहीं। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा बोला गया है, याद रखेंगे। लोग खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं? नहीं। हमेशा क्यों? प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत
उन्नत गति से सीखते हैं। ये इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। इंग्लिश में देखा जाए तो क्या होगा? गिफ्टेड स्टूडेंट लर्न एट कंपैरेटिवली एडवांस्ड पेस देन अदर स्टूडेंट। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 4। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? पूछा गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में। वर्गीकरण और क्रमबद्धता आएगा क्या? जी नहीं। संरक्षण और अमूर्त चिंतन आएगा क्या? जी नहीं। नकल और प्रतिवर्तिता आएगा क्या? जी नहीं। प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, ये इसका मेन कैरेक्टर है प्री ऑपरेशनल स्टेज का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म। इस तरह से हमने टीचिंग एप्टीट्यूड CDP के 30 अति महत्वपूर्ण सवाल देखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ सवाल कैसे आए हैं, कैसे आते हैं और किन टॉपिक से आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है, कैसे सोच के दिमाग लगाना है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के एजुकेशन कंटेंट देखने के लिए, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।